हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 मींस पार्ट 7 और हमारे पूरे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। ओवरऑल हमने इस चैप्टर के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक से कार्बन को स्टार्ट करा था और एडवांस लेवल यानी सारी केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको कंप्लीट आउट किया है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, वो है सोप एंड डिटर्जेंट। यानी हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कार्बन को थोड़ा ब्रीफली पूरे चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे छोटे से समरी के पॉइंट में। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बात की थी। हमने वहां पे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कार्बन की। सबसे पहले क्या देखा था कि हमारा जो कार्बन है वो कंबशन का रिएक्शन करता है, यानी कार्बन के कंपाउंड्स को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कंबशन कहते हैं। सेकेंड था हमारा ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। थर्ड है हमारा एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं बाय यूजिंग कैटेलिस्ट। मींस एडिशन में हमारा कैटेलिस्ट का यूज होता है, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है। उसी की तरीके से हमारे पास फोर्थ रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव आउट कर रहे थे। इसके साथ साथ हमने वहां पे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा कि जो इथेनॉल होता है वो हमारा कैसा टेस्ट का होता है, उसकी जो स्मेलिंग है उसके बारे में देखा, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा इथेनॉल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था हमारा 156 केल्विन। उसके बाद हमने इथेनॉल को देखा, ये बर्निंग टेस्ट का होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम C2H5OH यानी इथेनॉल को रिएक्ट करा रहे थे Na के साथ, तो वहां पे हमारा C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। जब वहां पे हम C2H5OH यानी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमारा इथीन का फॉर्मेशन होता है, यानी C2H4, और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ हमने वहां पर एक रिएक्शन और देखी थी, वो थी हमारी इथेनोइक एसिड के ऊपर। जो हमारा इथेनोइक एसिड है उसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और अगर एसिटिक एसिड हमारा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी के साथ हमने वहां पे इथेनोइक एसिड की काफी सारी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन देखी थी। अगर इथेनोइक एसिड का फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होगा CH3COOH। अब हम इसमें एक एक रिएक्शन को अगर कंसीडर करें तो जब हमने इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया था तो वहां पे हमारा बन रहा था सोडियम इथोनेट, यानी CH3COONa प्लस का H2। वहीं जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था तो इथेनॉइक हमारा दे रहा था सोडियम इथोनेट, साथ ही साथ हाइड्रोजन के वाटर। उसी के साथ जब हम इथेनॉइक एसिड को H2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो वहां पर हमें सोडियम इथोनेट, उसके साथ हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी दोनों कंडीशन में। और वहीं जब हम उसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे थे किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहां पे हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ वाटर की। अब ये ईस्टर बना किससे है, ये ईस्टर हमारा बना है इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड के रिएक्शन से। तो यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
और जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को कराते हैं एसिड या बेस के साथ, तो वहां पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आज हमें इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से इसको डिटर्जेंट और सोप की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम अपने आज के लेक्चर के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। तो जो हमारे आज का लेक्चर होने वाला है वो मेन हमारे इन टॉपिक्स के ऊपर होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, उनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट होगा हमारा एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स की क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में पढ़ते हुए हम लास्ट में पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, ब्रीफ में समराइज करेंगे, ताकि अभी तक हमने टोटल जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर में उसके सारे हमें कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए, या फिर हम ओवरऑल जितने भी हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर सकें। तो आज का हमारा लेक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में। तो देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में क्या बोला गया है, सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल यानी अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो अल्कोहल से रिमूव कर दें वाटर को उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी का मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रेटिंग का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रेटिंग का मतलब हो गया वाटर। तो जो भी हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे वो अल्कोहल यानी इथेनॉल में से क्या रिमूव करेंगे, वाटर को। यानी अगर हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसमें से जो वाटर को रिमूव करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो इथेनॉल से वाटर को रिमूव करेंगे उन्हें हम बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हमारे पास किसका एग्जांपल दे रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये देखो हुआ कैसे, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो जब हम C2H5OH को इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम C2H5OH को रिएक्ट करा रहे थे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वहां पे क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस। तो ये जो होता है ये हमारा बन जाता है C2H4 यानी इथीन की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा अल्कोहल था उसमें से हमारा वाटर का रिमूवल हुआ, किसकी वजह से, कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से। इस वजह से इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, कि किसी भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे अल्कोहल से वाटर को रिमूव आउट कर दे उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजेस दे रखे हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक जैसे टिंचर आयोडीन हो गया, एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स। तो कहाँ कहाँ यूज है, सॉल्वेंट की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह और एंटी फ्रीज की तरह हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है यहाँ पे व्हीकल से, क्योंकि ये इनके अंदर हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ जो फ्यूल्स है वो कार्बन के कंपाउंड से मिलके बने हैं। तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो एंटी फ्रीज का भी काम करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं और सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बात। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने सोप और डिटर्जेंट के बारे में कि सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके का उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब हमारी बारी है सोप और डिटर्जेंट को पढ़ने की। तो सोप में क्या बोला गया है? सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा सोडियम है वो क्या है? वो सॉरी, जो सोप है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है C15H31COOH। ये किसका फॉर्मूला है? सोप का फॉर्मूला। देखो इसमें हमारा सोडियम पोटेशियम दोनों सॉल्ट होंगे जिसके ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है C17H35COOH। ये क्या है? ये है हमारा सोप का फॉर्मूला, यानी C15H31COOH ये भी हमारा एक सोप का एग्जाम्पल है, और C17H35COOH ये भी हमारा एक सोप का एग्जाम्पल है। तो सोप क्या है? सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोल रखा है सोप्स क्या होती हैं? ये इफेक्टिव होती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। अभी हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो सोडियम और पोटेशियम की चेन कौन है? सोप। अमोनियम और सल्फोनेट की चेन कौन है? डिटर्जेंट्स। इसी के साथ साथ जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉफ्ट वाटर के साथ ही इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास छोटे छोटे से सोप और डिटर्जेंट के डिफरेंस निकल के आए हैं कि सोप में जो चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की उसमें सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट है, और डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट प्रेजेंट है। सोप ओनली सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होता है, डिटर्जेंट हमारा सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के साथ इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, या फिर जो हमारा सोप है उसमें टोटल टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा आयनिक पार्ट और एक होता है हमारा इसमें लॉन्ग हाइड्रोजन चेन। तो देखो जो सोप का मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारा ओवल शेप, देन एक हमारे पास लॉन्ग टेल होती है। अब इसमें है क्या? इसे हम बोलते हैं आयनिक एंड, और ये होती है हमारी हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो जो ये हमारा ये आयनिक एंड होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज से डर। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं हाइड्रोफोबिया, यानी जिसको किससे डर लगे? पानी से डर लगे, जो पानी से दूर भागे। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर के अगेंस्ट रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी की तरफ रहेगा, पानी की तरफ। अब ये पानी की तरफ पानी से दूर क्या है इसको अभी हम जब समझेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोप मॉलिक्यूल हैज आयनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब जो वाटर की तरफ रहे, और जो दूसरा है वो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट।
तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें आयनिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो क्या बोला गया है, वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप readily इज कॉल्ड हार्ड वाटर एंड विच प्रोड्यूस लेदर विथ अ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। लेदर का मतलब यहाँ पे क्या है, लेदर का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है हमारा यहाँ पे झाग, जो हमारा पानी का सोप के साथ जब हम पानी को घोलते हैं या हम सोप को पानी में मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे लेदर झाग की फॉर्मेशन होती है। तो हार्ड वाटर और अगर हम सोप वाटर में डिफरेंस देखें, हार्ड वाटर में क्या है, ऐसा वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, मतलब इसमें झाग की फॉर्मेशन नहीं होती, डज नॉट प्रोड्यूस लेदर। लेकिन जो हमारा सोप वाटर लिखा है यहाँ पे सॉफ्ट वाटर होता है, ये क्या करता है, ये झाग की फॉर्मेशन करेगा यानी प्रोड्यूस लेदर। इसी के साथ हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसी भी वाटर की जो हार्डनेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसमें बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कितने प्रेजेंट है, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जितने ज्यादा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड्स प्रेजेंट होगा, सल्फेट सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे, तो उतना ही ज्यादा उस वाटर की क्या होगी, हार्डनेस होगी। तो ये तो हो गया हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सोप और डिटर्जेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सोप में क्या डिफरेंस है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट की लॉन्ग चेन होते हैं, और जो सोप होते हैं वो है हमारे सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन। सोप्स में जो हमारा आयनिक पार्ट होता है सोप का इस COO Na+, और जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसका जो आयनिक पार्ट होता है वो है OSO3 Na+। जो हमारी सोप है इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है हार्ड वाटर के साथ, यानी ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं अनइफेक्टेड इन हार्ड वाटर, ये हमारे अनइफेक्टेड होते हैं हार्ड वाटर के साथ। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे सब्सटेंस हम जिसे दोबारा रीयूज में ला सके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिन्हें हम रीयूज में ना ला सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन प्रेजेंट है, देयर एफिशिएंसी डिक्रीजेज इन वाटर, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, सोप्स आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर।
जो हमारे सोप्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं सॉफ्ट वाटर के साथ, वहीं डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं हार्ड वाटर के कंडीशन में भी। तो अगर हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में एक बार समराइज करके डिफरेंस को देखें, तो जो सोप है वो लॉन्ग चेन है किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो लॉन्ग चेन है अमोनियम और सल्फोनेट की। सोप्स जो हैं वो हमारे हार्ड वाटर के साथ ही वो सॉरी सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होते हैं। जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से सोप की जो एफिशिएंसी है वो हार्ड वाटर के साथ डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव है। तो हार्ड वाटर के साथ उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम ही होगी। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है, दोनों के साथ उनकी अच्छी एफिशिएंसी है। इस वजह से उसकी किसी भी एक वाटर के साथ एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सोप के अगर हम आयनिक पार्ट के बारे में बात करें तो जो सोप है उसका आयनिक पार्ट होता है COO नेगेटिव Na+। वहीं अगर हम आयनिक पार्ट की बात करें डिटर्जेंट की, तो वो है हमारा OSO3 नेगेटिव Na+। सोप्स हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्जेंट्स हैं वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर तो हुआ हमारा सोप और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस। अब हम देखेंगे किस तरीके से कोई सोप किसी भी आयनिक कंपाउंड को, जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है आयनिक और हाइड्रोकार्बन चेन, ये किस तरीके से किसी ऑयल के मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है और वहां से ऑयल को रिमूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो सोप है वो क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। देखो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर में। पहले वो सोप के मॉलिक्यूल को पूछेगा, देन उसके क्लींजिंग एक्शन को पूछेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारा गोल सा स्ट्रक्चर है ये कौन सा पार्ट है सोप का? आयनिक पार्ट। और जो यहाँ पे हमारी जिगजैग गई है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। यानी ये क्या है? लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की। तो अब हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या बोला गया है? मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। ज्यादातर जो हमारी डर्ट होती है वो ऑयली होती है नेचर की। एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विथ डर्ट एंड द आयनिक एंड इज सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो ये किसकी फॉर्मेशन है? मिसल्स की फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ऐसा आता है हाउ मिसल्स फॉर्म, किस तरीके से हमारे मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो वहां पे हमें ये लिखना है कि जो हमारी मोस्टली डर्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा जो डर्ट होती है नेचर में प्रेजेंट होती है वो ऑयली होती है। तो जो ऑयल है यानी ये जो हमारा येलो कलर का यहाँ पे प्रेजेंट है ये ऑयली सब्सटेंस है, ऑयल की ड्रॉपलेट है। तो जो हमारा इसमें देखो ये हमारा सोप का स्ट्रक्चर था। ये क्या था? हाइड्रोफोबिक। यानी ये पानी की तरफ नहीं जाएगा तो ये किससे अटैच होगा? ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक है ये ऑयल के साथ अटैच हो जाता है। और जो हमारा आयनिक पार्ट है जिसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं ये किसके साथ अटैच हो जाता है? वाटर के साथ अटैच होता है और मिसल्स की फॉर्मेशन को करेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। जो हमारा सोप का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो सारे हाइड्रोकार्बन पार्ट किससे आके अटैच हुए हैं? वो हमारे ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ अटैच हुए हैं।
वहीं अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोफिलिक पार्ट की, देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, ये लॉन्ग चेन जिसको मैं जिगजैग करके येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये जितने भी हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं ये वाटर से दूर जाएंगे, इस वजह से किसके साथ आकर के अटैच होते हैं, ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ। और जो हमारे इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी आयनिक पार्ट है ये जो, वो क्या करेगा, वो हमारा सराउंडिंग में वाटर के साथ आकर के वाटर के साथ आकर के सराउंड हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो हमारी एक रेडियल स्ट्रक्चर मिलेगी सर्कुलर फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं मिसेल्स। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है सोप मिसल्स हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन। जो हमारे सोप के मिसल्स की फॉर्मेशन होती है वो हेल्प करता है डर्ट को डिसॉल्व करने में, जो भी हमारे इसमें ऑयली डर्ट होती है उसको डिसॉल्व करेगा, ग्रीस जो होगी वाटर की उसको रिमूव करेगा, और साथ ही साथ हमारे क्लॉथ को क्या करेगा, क्लीन करेगा। सोप क्या है, सोप इज अ मिक्सचर ऑफ मिसल्स। जो हमारा सोप है वो मिक्सचर है मिसल्स का, यानी उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलेंगे, मिसल्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कपड़ों की गंदगी को आसानी से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। तो देखो यहाँ पे एक नया वर्ड निकल के आया, स्कम। स्कम क्या है, जो हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, जब वो हमारे सोप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कम। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन। जो हमारा ये स्कम की फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से जो क्लींजिंग एक्शन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत तरीके से डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये है कि जो हमारा मैग्नीशियम और जो कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, वो जब हमारा सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्कम की फॉर्मेशन करते हैं, जो कैसे का सब्सटेंस है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म। जब हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं सोप की जगह तो वहां पे हमारे स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन इफेक्टिवली। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो वहां पे हमारे इनसॉल्युबल स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती। इसका रीजन ये है कि जो हमारा डिटर्जेंट है वो इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर, इफेक्टिव विथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, मतलब वो हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और सॉफ्ट वाटर के साथ भी। लेकिन जो हमारे सोप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से जब हार्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल सोप के कांटेक्ट में आते हैं, सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था मेन रीजन, क्या किस तरीके से स्कम की फॉर्मेशन होती है, सोप और डिटर्जेंट में हमारी स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स। अब हम देखेंगे डिटर्जेंट्स के क्या क्या फायदे हैं। सोप के तो हमने पढ़ लिया कि सोप को हम यहाँ पे यूज करते हैं और सोप से हमारा जो हार्ड वाटर है वो स्कम की फॉर्मेशन करता है। अब हम डिटर्जेंट के एडवांटेज के इसके बारे में पढ़े तो सबसे पहला एडवांटेज, द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। वन ऑफ द बेस्ट, देखो जो हमारा सोप है उसको हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते एज अ वॉशिंग, बिकॉज हार्ड वाटर जैसे ही वाटर सोप के साथ रिएक्ट करता है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कम। इस वजह से जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसमें स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्या बोला गया है, द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज
जो सबसे मेन एडवांटेज है डिटर्जेंट का सोप के ऊपर वो ये है कि सोप कभी भी कैन नॉट बी यूज्ड इन हॉट वाटर फॉर वॉशिंग। सोप का हम यूज नहीं करते हार्ड वाटर में वॉशिंग के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि हार्ड वाटर जब रिएक्ट करता है सोप के साथ तो वो एक कर्डी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कम। तो ये होती है हमारी ओवरऑल लेक्चर की बात। देखो यहाँ पे हमने अगर लेक्चर के बारे में बोले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो तो यहाँ पे होता है हमारा टोटल फिनिश। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लेंदी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। तो उसको डिस्कस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने ओवरऑल चैप्टर को, लास्ट क्लास है आज हमारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो हम इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उनको लिख करके रिकॉल करेंगे कि कौन से हमारे मेन पॉइंट्स हैं और किस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब एक चीज और, अगर मैं इस चैप्टर के ब्रीफ को बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करूंगी, तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक हमारे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। अब बारी आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन ब्रीफ, मतलब जो भी हमारा ये चैप्टर है इसको ब्रीफ में डिस्कस करने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन कैसा है? कार्बन एक हमारा नॉन मेटल है और वर्सेटाइल इन नेचर है, यानी कार्बन इज अ वर्सेटाइल नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बन के बारे में, जो कार्बन एटम है, लाइक एटम्स ऑफ अनदर नॉन मेटल्स, ये क्या करता है? कार्बन हमारे अनदर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। मींस यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन एटम like atoms of other non-metals like oxygen, nitrogen, hydrogen and chlorine shares इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो कार्बन एटम है वो अनदर एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनकी तरह ये भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन है वो फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है जो वर्सेटाइल नेचर का होता है। जो कार्बन एटम है वो अनदर नॉन मेटल एटम की तरह इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग करता है। जो कार्बन है वो लार्ज नंबर के कंपाउंड्स क्यों फॉर्म कर पाता है? क्योंकि उसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी है और आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें, कार्बन
कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो हमारा कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एल्केन की फॉर्मेशन करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एल्कीन की फॉर्मेशन करता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मींस एल्काइन की फॉर्मेशन को करता है। तो कार्बन क्या है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इट कैन बी सिंगल, इट कैन बी डबल और इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, यानी द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स विच कैन बी सैचुरेटेड, जो हमारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। अब इसमें सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं, तो जो हमारे एल्केन वाले कंपाउंड होते हैं यानी जो एल्केन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो हमारे स्ट्रक्चरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांचेस भी हो सकती हैं और स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, यानी स्ट्रक्चरली hydrocarbons can have straight chain branches और cyclic structure। मीन्स जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो स्ट्रेट चेन भी में भी हो सकती हैं, ब्रांचेस में भी और साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, अगर हमारे जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उससे हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोमर्स की, यानी डिफरेंस इन structural arrangement of same molecule gives the isomers। वो क्या देगा, आइसोमर्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें चैप्टर में कौन से आइसोमर के बारे में पढ़ा था, पेंटेन एंड ब्यूटेन के आइसोमर्स के बारे में देखा था कि पेंटेन के आइसोमर्स कैसे थे और ब्यूटेन के आइसोमर्स किस तरीके से थे। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल पॉइंट 7। सबसे पहला ये था कि कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, वर्सेटाइल नेचर का है। जो कार्बन है वो अनदर मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। कार्बन के अंदर न्यू प्रॉपर्टीज होती है, लार्ज नंबर के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है यानी एक कैटिनेशन की पावर को दिखाता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है और आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन करता है। कार्बन हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बनाता है, सिंगल एल्केन, डबल एल्केन, ट्रिपल एल्काइन। इसी तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर कंपाउंड बनता है तो इसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये हमारा सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड है तो एल्केन, अनसैचुरेटेड है तो एल्कीन और एल्काइन। स्ट्रक्चरली हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन में भी पाए सकते हैं, ब्रांचेस की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं।
और जो हमारा डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल था लेक्चर के अंदर पेंटेन और ब्यूटेन का, जिसमें हमने आइसोपेंटेन एंड पेंटेन की फॉर्मेशन करी थी। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं हमारे आइसोमर्स। अनदर पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, अगर हम उसमें से हेटेरो एटम को रिप्लेस करें हाइड्रोजन एटम के, तो उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है। यानी ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, होमोलोगस की फॉर्मेशन को करेगा। इन अ हाइड्रोकार्बन a heteroatom can replace the hydrogen can replace the hydrogen atom and impacts its chemical properties homologous series is a series of homologous series कैसी सीरीज है, ये सीरीज है किसकी, compounds of with same Joule formula, और वो किसमें का था, CH2 यूनिट्स, CH2 and 14U units and same chemical properties but different physical properties। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, फिफ्थ में ये बोला गया है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें से अगर हम हेटेरो एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में से, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करें, तो जो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है वो हमारी सीरीज होती है कंपाउंड्स की, जो हम सेम जनरल फॉर्मूले को किसी भी कंपाउंड से एलिमिनेट करते हैं। यानी हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो हर एक मॉलिक्यूल CH2 यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट से एक दूसरे से डिफर होता है, और इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड की वो होती है हमारी डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन जो बेस्ड कंपाउंड होते हैं बहुत बेटर होते हैं फ्यूल्स के लिए। यानी कार्बन बेस्ड compounds are excellent fuels are excellent फ्यूल्स। मतलब जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड है उनको मोस्टली हम फ्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कंपाउंड की फॉर्मेशन को करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इथेनॉल के ऊपर कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। जो इथेनॉल है वो बहुत इंडस्ट्रियल कंपाउंड के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसको हम एज अ बेवरेजेस, एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये इट रिएक्ट विथ रिएक्टिव मेटल्स, ये रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल्स के साथ। एंड इज ऑल्सो डिहाइड्रेटेड। ये ऑल्सो डिहाइड्रेट होने के बाद किसकी फॉर्मेशन करता है, इथीन की फॉर्मेशन को भी करता है। इसी तरीके से अगर हम इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करें, तो जो हमारा इथेनोइक एसिड था वो एक अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड था कार्बन का, इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्योंकि इट कंबाइंस विथ इथेनॉल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग स्वीट स्मेलिंग ईस्टर्स। क्योंकि ये क्या करता है, इथेनोइक एसिड हमारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर की। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें का, वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन एज क्लींजिंग एजेंट। सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हैं हम एज अ क्लींजिंग एजेंट, ताकि हम क्लॉथ से डर्ट को रिमूव आउट कर सके। और वहीं अगर हम डिटर्जेंट्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, तो जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो एफिशिएंटली रिएक्ट करते हैं, एफिशिएंटली क्लींजेस विथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये है हमारे पूरी ओवरऑल चैप्टर की समरी भी बोल सकते हैं, या फिर जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रखा है। वैसे तो ये सिर्फ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, बाकी इसको हमें ब्रीफली में भी सब चीज पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है और क्या क्या हमारे इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर सबसे बेटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है हमारा इसमें नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिएक्शन, एक है हमारा हाइड्रोजिनेशन जिसे हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से एक है हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस। मिसल्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओवरऑल हम अपने चैप्टर की समरी को तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बट ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का पूरा लेक्चर फिनिश। समरी को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बाय ब्रीफ चैप्टर। जो हमने चैप्टर को ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे हमने अपने समरी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने बहुत छोटा सा सोप और डिटर्जेंट के टॉपिक को पढ़ा है। बाकी हमने अपने पूरे चैप्टर को रिकॉल किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं।
जिसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी फिनिश। एसिड बेस वाला चैप्टर भी हम कर चुके हैं। मेटल नॉन मेटल भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। लास्ट का हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों चैप्टर किसके थे, केमिस्ट्री के थे, जो हमारी यहाँ पे आज केमिस्ट्री फिनिश होती है। अब हम पढ़ेंगे अपने बायो के चैप्टर्स को। जो हमारा सबसे पहला बायोलॉजी का चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे काफी तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर होने वाले सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे।